आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 347 केसी के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो प्रश्न नंबर 1 से जो शुरू होगा और आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार देखकर अपना एक नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 10 मोलरता HCl के 100 ml को 10 मोलरता Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया, परिणामी विलयन होगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला क्या है, अम्लीय है, क्षारकीय है, उदासीन है, उभयधर्मी है। इसमें आपको बताना है कि जो परिणामी विलयन बनेगा वह विलयन कैसा प्रकृत होगा, अम्लीय होगा कि क्षारकीय होगा कि उदासीन होगा कि उभयधर्मी होगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पर हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल जब करेंगे तो यहाँ पर जो है पहले HCl के लिए पहले हल किया जाएगा, उसके बाद से जो है सोडियम कार्बोनेट के लिए हल किया जाएगा। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर HCl के लिए, किसके लिए लिखेंगे यहाँ पर HCl के लिए। अब यहाँ HCl के लिए अगर यहाँ पर हल करते हैं तो इनकी पहले हम लोग मान निकाल लेते हैं HCl के लिए, उसके बाद जो है Na2CO3 के लिए हल करेंगे। यहाँ पर 2 केमिकल है, तो पहले HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए हल करेंगे, उसके बाद जो है सोडियम कार्बोनेट के लिए हल करेंगे। तो HCl में अगर आयनों की संख्या यहाँ पर कितना होता है, तो अगर HCl को जब तोड़ा जाएगा तो H के ऊपर प्लस होता है और Cl के ऊपर माइनस होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो N बराबर 1 हो जाएगा, आयनों की संख्या N बराबर 1 हो जाएगा। और इनका जो HCl का जो मोलरता दिया गया है 10 m दिया गया है, मतलब 10 मोलरता है। तो लिखेंगे यहाँ पर मोलरता इसमें दिया गया है, मोलरता बराबर इसमें 10 दिया गया है। अब यहाँ आयतन इनमें कितना दिया गया है, तो इनका आयतन कितना दिया गया है, तो यहाँ आयतन जो दिया गया है 100 ml दिया गया है। कितना दिया गया है, 100 ml जो है यहाँ पर आयतन है। देखिए यहाँ पे 100 ml इसका आयतन दिया हुआ है। तो समझ में आ रहा होगा कि HCl में आयनों की संख्या 1 होती है, क्योंकि यहाँ +1 होता है। मोलरता प्रश्न में 10 दिया गया है, आयतन जो दिया गया ml वाला जो दिया गया है यह आयतन हो गया, यह 100 ml हो गया। अब यहाँ नार्मलता की गणना करेंगे कि नार्मलता इसमें कितना होगा। तो नार्मलता का सूत्र क्या होता है, तो नार्मलता बराबर होता है आयनों की संख्या गुणे मोलरता होता है। यहाँ पर जो है आयनों की संख्या गुणे क्या होता है, मोलरता होता है। अब आयनों की संख्या इसमें N का मान 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और मोलरता इसमें कितना है, तो 10 है, तो यहाँ 10 लिख देंगे। तो 10 एकन्नम कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 10 एकन्नम 10 हो जाएगा। नार्मलता जो है 10 आ गया। अब यहाँ पर जो है HCl का जो है HCl के मिली जो ml है, मिली मोलों की संख्या निकालेंगे, कितना इसमें मिली मोलों की संख्या कितना है। तो मिली मोलों की संख्या इसमें देखेंगे कितना होगा। तो मिली मोलों की संख्या का फार्मूला क्या बनेगा, तो बराबर करके लिखेंगे यहाँ पर N1V1 जो है इसमें बन जाएगा मिली मोलों की संख्या। अब N1 का मान इसमें कितना है, तो N1 का मान जो है नार्मलता जो है 10 दिया गया है, तो 10 रख दीजिए। V1 आयतन जो दिया है यहाँ पर आयतन एक जो है 100 दिया है, 100 में 10 का गुणा कर लीजिए, 1000 जो है यहाँ पर आ चुका मोलों की संख्या। इसमें मोलों की संख्या कितना आया, 1000 आया। अब इसी प्रकार जो है यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि जो है Na2CO3 में मोलों की संख्या कितना आ रहा है। तो जैसे इसको हल किए, HCl को हल किए, इसी प्रकार Na2CO3 को हल करेंगे। अब यहाँ आयनों की संख्या इसमें 1 है, तो इसमें आयनों की संख्या N बराबर 2 होगा।
अब यहाँ Na पर प्लस 1 चार्ज होता है लेकिन 2 लगा हुआ है, तो इसलिए इस पे आयनों की संख्या इसमें 2 हो जाएगा। अब यहाँ मोलरता इसमें तो 10 दिया है, और यहाँ पर भी देखेंगे प्रश्न में तो मोलरता भी इसमें भी देखेंगे तो 10 ही दिया है, क्योंकि यहाँ लिखा है Na2CO3 10 मोलरता। तो यहाँ भी मोलरता का मान जो इसमें दिया है 10 ही दिया गया है। पहला वाला जो HCl में मोलरता 10 था, और सोडियम कार्बोनेट में भी मोलरता 10 है। इसमें जो है आयतन कितना दिया गया है, तो 75 ml दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर आयतन जो दिया गया है, यहाँ आयतन लिखेंगे 75 ml है, 75 ml है। यहाँ पर 100 ml है तो यहाँ पर 75 ml है। अब यहाँ नॉर्मलता का सूत्र लिख लेंगे। नॉर्मलता बराबर क्या सूत्र बनेगा, नॉर्मलता बराबर n गुणे मोलरता होता है। अब यहाँ मान को भर लेंगे तो n का मान इसमें कितना है, तो n का मान जो है 2 है, तो 2 हो गया। और मोलरता कितना है, तो 10 है, तो 10 रख देंगे। 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसमें 20 हो गया। इसमें कितना आया था, 10 आया था, इसमें 20 हो गया। अब इसमें लिखेंगे HCl के लिए मिली मोलों की संख्या लिखे हैं, तो इसमें लिखेंगे किसके लिए, Na2CO3 के मिली मोलों की संख्या, के मिली मोलों की संख्या, मिली मोलों की संख्या। तो मिली मोलों की संख्या यहाँ पर जब निकालेंगे तो मिली मोलों की संख्या जब यहाँ पे गणना करेंगे तो सूत्र क्या लागू करेंगे, यहाँ N1 जो है N1V1 लागू किया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, N2V2 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, N2V2 हो जाएगा। यहाँ पर N2V2 लिखेंगे, यहाँ पर बराबर करके लिखेंगे N2V2 हो गया। N2 मतलब नॉर्मलता, नॉर्मलता इसमें कितना है, 20 है। और आयतन कितना इसमें है, तो V2 का मान इसमें 75 है। आयतन 75 हो गया। 75 में 20 का गुणा करेंगे तो 75 दूना 150, यहाँ पर 1500 आ जाएगा। 75 में 20 का गुणा हो गया, यहाँ पर 1500 आया और यहाँ पर 1000 आया। तो आप देख सकते हैं कि किनका मान अधिक है। तो सोडियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या जो है अधिक है, मतलब ये 1500 है। 1500 किससे अधिक है, तो 1000 से अधिक है। और इसकी जो प्रकृति होती है, जो सोडियम कार्बोनेट का जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। अब इनकी संख्या अधिक है, इसलिए क्या लिखेंगे, परिणामी विलयन कैसा होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर परिणामी विलयन जो होगा क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा। क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे आपका परिणामी जो विलयन होगा ये क्षारीय हो जाएगा। अब परिणामी विलयन क्षारीय क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो मोलों की संख्या 15 है, 1500 अधिक है, 1000 से ज़्यादा है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होता है, इसमें परिणामी विलयन क्या बनेगा, क्षारीय हो जाएगा, क्षारकी हो जाएगा। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्षारकी होगा। तो उम्मीद करते हैं पहला विकल्प आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इसको जो बताया गया विकल्प में तो कैसे इसको हल किया गया है। तो एक बार और ध्यान देते हैं इसमें क्या क्या मान दिया है। मतलब यहाँ 2 केमिकल है, तो एक HCl है और एक जो है सोडियम कार्बोनेट है। तो पहले HCl के लिए पूरा मान निकाल लीजिए, उसके बाद से Na2CO3 का पूरा मान निकाल लीजिए और मान को मिलान करिए किसका मान अधिक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 1500 है और इसका मान 1000 है, तो इसकी मात्रा ज़्यादा हो गया, इसका मोलों की संख्या ज़्यादा है और इसकी मात्रा जो है कम है, तो इसलिए इसका जो है परिणामी विलयन क्या हो जाएगा, क्षारकी होगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज दिया गया है और उसका जो है परमाणु क्रमांक Z बराबर 29 होता है। मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक 29 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मतलब कॉपर +2 लगा हुआ है, तो पहले Cu मतलब कॉपर, और कॉपर का जो है परमाणु क्रमांक 29 होता है। अगर 29 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या आएगा, तो देखेंगे यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 3s2 3p6 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 4s1 और लिखेंगे यहाँ पर 3d10 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। अब लेकिन यहाँ पर कॉपर 29 का निकला, लेकिन यहाँ पर बताना है कॉपर 2+। इसका मतलब हो गया कॉपर 2+ का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो +2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 29 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे
करेंगे तो क्या बनेगा 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा और 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि पहले s वाला जो है या 4s1 पहले बाहरी क्लास वाला इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3d9 हो जाएगा। अब 3d9 जो होने के बाद से इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्या बताना है, संख्या निकालना है। तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगा, तो लास्ट वाला क्लास में देखेंगे 3d, और 3d में देख रहे हैं d में जो है 5 खाना होता है। कितने खाना होते हैं, 5 खाना होता है, 1 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, अब 9 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो कैसे भरेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन है तो 5 हो गए, 6 7 8 9। बताइए अब यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा गया। अब भरने पर एक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है तो यह तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो खाली होता है उसी को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो नीचे लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे इसमें अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 1 हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या बनेगा, तो लिखेंगे संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको हल किया गया है। सबसे पहले कॉपर का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए, उसके बाद से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दीजिए, पुनः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। यहाँ पर गिन सकते हैं 27 चाहिए तो क्या होगा 2 2 4 10 2 12 6 18 18 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 27 के यहाँ निकालना क्योंकि 29 में से 2 कम हो जाएगा। इसको जब इसमें भरेंगे 3D के लिए बनाएंगे, यहाँ पर 3D के लिए जब बनाएंगे तो D में 5 बॉक्स होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, उसके बाद से 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो इसमें देख रहे हैं लास्ट में एक जो है खाली है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया 1 हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग क्या हो गए समझ गए होंगे। अब इसमें कुल कितने आयन बताना है, CONH35Cl और यहाँ Cl2 में कितने आयन होंगे। तो देखिए आयन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे CO और NH3 है और यहाँ जो है अमोनिया के नीचे 5 दिया गया, बगल में Cl है और बाहर क्या है Cl2 है। अगर इसको हम आयन में बदलते हैं तो लास्ट में क्या दिया गया, देखिए लास्ट में नीचे घात कितना है 2 है, तो जब 2 घात है तो इसको ऐसे लिखेंगे CONH3 नीचे 5 5 रहने दीजिए और Cl है तो Cl को उतार दीजिए और लास्ट वाला जो जितना रहेगा घात ये लास्ट में जो लिखा है वही प्लस में हो जाएगा, +2 हो गया प्लस हो जाएगा। और Cl जो लास्ट में देखिए Cl लिखा है तो Cl का जो है ये जो है आयन इसके ऊपर कितना होता है माइनस चार्ज होता है, माइनस लग जाएगा, इसके ऊपर माइनस बनेगा। लेकिन यहाँ Cl 2 लगा हुआ है तो आगे यहाँ पर 2 लगा देंगे संतुलित करने के लिए। अब दोनों पक्ष अभिक्रिया क्या है संतुलित हैं। ये +2 कहाँ से आए अब से समझेंगे, जितना यहाँ पर 2 दिया मतलब देखिए नीचे जितना घात दिया रहेगा वही घात ये ऊपर हो जाएगा। और यहाँ Cl का ऊपर जो है माइनस चार्ज होता है तो ये Cl के ऊपर माइनस हो गया और ये 2 यहाँ लगा है तो 2 लगाने के लिए संतुलित कर दिया गया, 2 लगा करके दोनों पक्ष क्या है संतुलित है। अब इसमें कुल कितने आयन है तो लिखेंगे यहाँ पर आयनों की संख्या पूछा गया, तो अब आयनों की संख्या कितना हो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर आयनों की संख्या, तो आयनों की संख्या बराबर होगा। अब यहाँ पर 2 चार्ज है यहाँ पर 1 चार्ज है तो 2 + 1 हो जाएगा बराबर 2 धन आयन है 1 ऋण आयन है। लेकिन जब इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर ऋण आयन चिन्ह नहीं लगाया जाता है, याद रखिएगा, +2 और इस पर 1 चार्ज है तो 2 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें आयनों की संख्या 3 हो जाएगा, ठीक है, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसमें 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा सही है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो ध्यान देंगे जो फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है इसके बारे में पूछा गया है। तो कौन जो है फेहलिंग विलयन को अपचयित करता है, पहले उनको जानकारी रखेंगे फेहलिंग विलयन को कौन अपचयित करता है। तो यहाँ लिखेंगे फेहलिंग विलयन को अपचयित कौन करता है, तो लिखेंगे फेहलिंग विलयन को
विलयन को अपचयित करता है। कौन करता है? तो कहेंगे यहाँ पर जो है एसल्डिहाइड CHO जिसमें रहेगा वो अपचयित करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे CH3COOH है, तो यह जो है फेलिंग विलयन को जो है अपचयित नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल है, ठीक ना, मैंने का जो है COOH है, इसमें क्या चाहिए? CHO चाहिए। तो ये इसको जब तोड़ा जाएगा तो यह CHO में यह अपघटित नहीं हो पाएगा। तो इसमें ये तो पहला ऑप्शन हो गया। थोड़ा इसको चेक करेंगे, HCOOH है, तो क्या इसके अंदर यह CHO है क्या? जब इसको तोड़ेंगे यहाँ पर देखा जाए तो H हो जाएगा और यहाँ C और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा O और यहाँ हो जाएगा OH। देखेंगे इसमें CHO है क्या? CHO, देखिए इधर से देखिए यहाँ से क्या हो रहा है? CHO हो जा रहा है, इसमें बैठ रहा है CHO आ जा रहा है। इसमें तो दिखाई दे रहा है CHO है, इसमें भी दिखाई दे रहा है CHO है। इसका मतलब इसमें भी CHO है, इसमें भी CHO है और इसमें भी CHO है। इसका मतलब यह जो है फेलिंग विलयन का जो है अपचयित नहीं कर पाएगा। मतलब यह ए वाला ऑप्शन जो हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन जो हो जाएगा विकल्प ए जो है ये ही सही हो जाएगा। CH3COOH जो होगा यह जो है इसके अंदर जो है CHO नहीं बैठ पाएगा। देखिए इसमें कहेंगे COOH है, तो इसमें CHO कैसे? जब इसको तोड़ेंगे तो CHO दिखाई दे रहा है, ठीक ना, तो इसमें CHO आ गया, तो ये भी आपका फेलिंग विलयन को अपचयित करेगा। इसमें तो दिखाई दे रहा है CHO, इसमें भी CHO दिखाई दे रहा है और इसमें CHO दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ए वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे कि इसमें फेलिंग विलयन को अपचयित कौन नहीं करता है। जिसमें CHO नहीं होगा वह जो है अपचयित नहीं करेगा, जिसमें CHO है वह अपचयित करेगा। तो अगला प्रश्न समझेंगे अब अगला प्रश्न दिया गया है, सूत्र दिया गया यहाँ पर कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 11 है और नाइट्रोजन 1 में से कितने प्राथमिक एमीन संभव है? कितने जो है आप प्राथमिक एमीन बना सकते हैं? प्राथमिक एमीन का पहचान क्या है? जिसमें NH2 लास्ट में रहेगा तो समझिए प्राथमिक एमीन है। अगर इसको हम तोड़ा जाए तो पहला अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? CH3 बनाएंगे, क्या बनाएंगे? CH3 और यहाँ पर जो बनेगा CH2। कितने कार्बन चाहिए? 4 कार्बन हो गया। और यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 1 चाहिए और हाइड्रोजन जो है आपको 11 चाहिए। तो 11 गिन लीजिए, 1 2 3 4 4 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 7 7 क्या 3 2 5 2 7 7 7 8 9 और 9 2 11 हो गया। तो एक जो है संरचना ऐसे बना सकते हैं प्राथमिक एमीन का, कैसे? NH2 इसमें आ गया। देखिए नाइट्रोजन 1 है तो इसमें नाइट्रोजन 1 है, जिसमें NH2 रहता है ये प्राथमिक एमीन है। तो एक संरचना तो ऐसे संभव हो जाएगा। दूसरी संरचना कैसे बना सकते हैं? तो दूसरी संरचना जो बना सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं CH3 बना सकते हैं, CH3 CH2 बना सकते हैं, फिर लिखेंगे CH और नीचे लगा सकते हैं यहाँ पर CH3 और यहाँ लिखेंगे NH2। यह हो जाएगा आपका द्वितीय संरचना हो जाएगा। और तृतीय संरचना कैसे बना सकते हैं? तो CH3 CH यहाँ पे लिख सकते हैं CH और नीचे यहाँ लगा सकते हैं CH3 यहाँ लिख देंगे CH और 2 और लिखेंगे यहाँ पर NH2। यह तीसरी संरचना बना सकते हैं। मतलब यह NH2 एक बार इस कार्बन के साथ जुड़ा है, अब यह कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर यह कार्बन इसके साथ जुड़ता जाएगा, तो ऐसे जुड़ते जाएंगे क्रमशः। तो 3 संरचना हो गया। और लास्ट वाला बना सकते हैं, ऊपर जो है CH3 एक यहाँ रहेगा, CH3 यहाँ रहेगा और CH3 यहाँ पर रहेगा और यहाँ NH2 लगा सकते हैं। तो टोटल कितने बन सकते हैं? तो प्राथमिक एमीन संभव हो सकता है, मतलब इसका प्राथमिक संभव कितने एमीन जो है बन सकते हैं? तो यहाँ पर 4 बन सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक NH2 इसमें बन गया, 2 3 4, तो टोटल इसमें 4 जो है सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा कि इनका कहना है सवाल में कि जो प्राथमिक एमीन किस प्रकार की इसमें संरचना बना सकते हैं, कितनी संरचना बन सकती है। तो प्राथमिक एमीन की टोटल 4 संरचना इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, विकल्प नंबर इसमें सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे विकल्प में। यहाँ पर विकल्प जो लिखा गया है 4 4 2 बार लिखा गया है। तो यहाँ पर 1 है, 3 है, 4 है, इसको 5 बना लीजिए और यहाँ 5 हो जाएगा।
तो 5 हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, 4 जो है इसमें प्राथमिक एमीन जो है संभव है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 ऑप्शन इसमें लिख दिया गया था तो थोड़ा सुधार कर लिया जाएगा। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अगला जो प्रश्न दिया गया है, किस विटामिन के अभाव में स्कर्वी रोग हो जाता है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो विटामिन सी के कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, किस विटामिन के अभाव में स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी के कमी से लिख देंगे। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है विटामिन जो है क्या लिखेंगे यहाँ पर, विटामिन सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विटामिन जो है सी के कमी से जो है यह स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है, क्वथनांक उन्नयन एवं मोललता में क्या संबंध है। क्वथनांक उन्नयन एवं मोललता में क्या संबंध है, अब इस संबंध के बारे में जो है आपको बताना है। तो क्या यहाँ पर संबंध होता है, तो यहाँ पर जो संबंध होगा डेल टीबी, यहाँ लिखेंगे डेल टीबी, इनका नाम क्या है, क्वथनांक का उन्नयन होता है। यह अनकर्मानुपाती कहिए या समानुपाती किसका होता है, मोललता का होता है। तो क्या लिखेंगे, क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। तो यही प्रश्न पूछा गया है, क्वथनांक उन्नयन एवं मोललता में क्या संबंध है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल टीबी जो है मतलब क्वथनांक का जो उन्नयन है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वथनांक का जो उन्नयन है, लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कितना आसान है, क्या बोलेंगे, डेल टीबी अनकर्मानुपाती बोल सकते हैं और या समानुपाती बोल सकते हैं। तो डेल टीबी का नाम क्या है, तो कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन, और यम का नाम क्या है, मोललता है। तो कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन मोललता के जो है क्या होता है, समानुपाती होता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, HgCl2 और तथा SnCl2 जली विलयन में साथ साथ नहीं रह सकते हैं, क्यों। मतलब यहाँ पर जो दिया गया है, जो मर्क्यूरी क्लोराइड है और स्टेनस क्लोराइड है, उनका जली विलयन साथ साथ नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं, इनके बारे में बताना है। तो यहाँ लिखेंगे कि जो Hg जो Cl2 है, HgCl2 का नाम क्या है, तो इसका नाम है मर्क्यूरी क्लोराइड, और तथा जो है और Sn जो Cl2 है, इसका नाम क्या है, तो SnCl2 जो है स्टेनस क्लोराइड कहते हैं। जली विलयन में, कौन विलयन में, जली मतलब लिक्विड है, जलीय विलयन में साथ साथ नहीं रहते हैं, साथ साथ नहीं रहते हैं, साथ साथ नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। अब क्यों नहीं रह सकते हैं, तो कहेंगे क्योंकि एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि यह दोनों, लिखेंगे ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में क्रिया कर लेते हैं, आपस में क्रिया कर लेते हैं, आपस में क्रिया कर लेते हैं, जिससे Sn जो Cl2 है, जिससे SnCl2 का क्या बन जाएगा, यहाँ पर SnCl4 में, ध्यान देंगे यहाँ पर क्रिया करेंगे तो SnCl2 का जो है SnCl4 में ऑक्सीकरण हो जाता है। में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण, तथा लिख देंगे यहाँ पर,
तथा लिखेंगे HgCl जो है HgCl2 का जो है HgCl2 का Hg2Cl2 में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, अपचयन होता है। तो यह लाइन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मतलब HgCl2 को और SnCl2 को जली विलयन आपस में नहीं रखते हैं। अब क्यों नहीं रखते हैं, तो बताया गया है कि HgCl2 SnCl2 जली विलयन में एक साथ इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि दोनों ही आपस में क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करके जो SnCl2 है, अब जैसे मान लेते हैं HgCl2 था और क्या था, SnCl2 था, तो अब ये दोनों आपस में जब क्रिया करेंगे तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पर Hg, जो Hg2 है वो Cl2 इसमें बदल जाएगा, और Sn जो है Cl4 के साथ जो है ऑक्सीकरण हो गया और ये अपचयन हो गया। अब ये संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा लेंगे, दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और यहाँ पर जो है किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है Cl2 2 था, यहाँ Cl2 2 है, Sn 1 है, Cl यहाँ पर देख सकते हैं 4 हो गया है Sn, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और दोनों पक्ष अब क्रिया क्या है, संतुलित हैं। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा कि जो HgCl2 और SnCl2 जली विलयन एक साथ नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करके ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न है, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए CONH3 नीचे 5 घात है Cl SO4, और यहाँ पर दिया गया और CONH3 नीचे 5 घात है SO4 Cl बाहर है, आयनीकरण समावयी हैं। तो यहाँ पर आयनीकरण मतलब यहाँ आयन क्या है, अलग अलग है, और अणुसूत्र क्या समान है, तो देखेंगे यहाँ पर तो जो अणुसूत्र इसके अंदर है वही अणुसूत्र इसके अंदर भी है। इसमें Cl अंदर है तो यहाँ Cl बाहर है, यहाँ SO4 बाहर है तो इसमें SO4 जो है अंदर है। तो दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है, लेकिन इनका आयन जो है, आयनन जो है अलग अलग है। तो लिखेंगे यहाँ पर CONH3 Cl, यहाँ पर लिखेंगे SO4 तथा CONH3 5 SO4 इंटू Cl। अणुसूत्र क्या है, समान है। दोनों का अणुसूत्र ध्यान से देखेंगे तो दोनों के अणुसूत्र समान दिखाई दे रहे हैं, परंतु इनका आयनन जो है भिन्न भिन्न उत्पन्न करेंगे। अब कैसे भिन्न भिन्न उत्पन्न करेंगे, अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि भिन्न भिन्न आयन कैसे जो है अलग अलग आयन प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहला वाला CO और क्या है NH3 है, और NH3 के नीचे जो घात दिया है 5 है और Cl है, कोष्टक बंद है, और SO4 है। अब यहाँ पर इसको आयनन में अगर बदलेंगे तो यहाँ पर जब आयनन में बदलाएगा तो यहाँ पर ध्यान देंगे SO4 के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, तो SO4 के ऊपर 2 जो है चार्ज होते हैं, तो यहाँ जो 2 चार्ज इसके ऊपर लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर CONH3 कि यहाँ पर 5 नीचे हो जाएगा और Cl हो जाएगा, और Cl के ऊपर यहाँ पर कितने चार्ज लगेंगे, तो SO4 के ऊपर 2 चार्ज होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस 2 चार्ज चला जाएगा, और यहाँ पर जब 2 चार्ज चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, SO4, और SO4 के ऊपर क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस, SO4 के ऊपर डबल माइनस हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर प्लस चार्ज होगा पहले वाला पर और दूसरे वाला पर माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, प्लस 2 चार्ज, यहाँ पर माइनस 2 चार्ज हुआ। तो यहाँ पर पहला वाला तो हम लोग आयन बना लिए। अब दूसरे वाला को जो आयन समझेंगे कि दूसरे वाला का आयन क्या बनेगा। अभी दूसरे वाला को आयन को समझेंगे कि दूसरा वाला आयन क्या प्रस्तुत करेगा, ये बार समझ लेते हैं। अब दूसरे वाला को समझेंगे तो दूसरे वाला का अगर बनाते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर CO और क्या है NH3 है, और नीचे 5 घात है SO4,
और बाहर Cl है, तो बताइए Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो Cl के ऊपर एक चार्ज होता है। जब एक चार्ज रहेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर CO NH3 नीचे 5 घात SO4 रहेगा और इसके ऊपर प्लस 1 घात हो जाएगा और Cl के ऊपर माइनस हो जाएगा। कितना आसान है। ये +2 कैसे आया, क्योंकि SO4 के ऊपर 2 चार्ज होते हैं इसलिए +2 -2 हो जाएगा और Cl के ऊपर प्लस 1 चार्ज होता है, मतलब यहाँ माइनस रहेगा, लेकिन जब भी लिखेंगे यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस हो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों का और सूत्र तो समान है लेकिन आयन देख रहे हैं अलग अलग है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर +2 है और यहाँ पर 1 प्लस है, तो दोनों का आयन जो है अलग अलग है लेकिन अणुसूत्र क्या है, समान है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे कि उदाहरण द्वारा जो सिखाना था, बताना था, सिद्ध करना था, तो यह सीख गए होंगे कि यहाँ पर +2 चार्ज कैसे आया और यहाँ +1 चार्ज कैसे आया, क्योंकि SO4 के ऊपर -2 चार्ज होते हैं और जब इसके ऊपर लिखेंगे तो +2 होगा और यहाँ माइनस होगा। Cl के ऊपर माइनस चार्ज होते हैं, इसे यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर जो है सिद्ध करके बताया गया कि अणुसूत्र समान है परंतु आयन समान नहीं है। तो अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को जो है पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर पहला जो दिया गया है, एथिल जो है ब्रोमाइड की क्रिया KOH के साथ कराना है और यहाँ A वाला पदार्थ प्राप्त करना है और A वाला पदार्थ को जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में कराएंगे तो B वाला पदार्थ जो है आपको गणना करना है। बहुत आसान प्रश्न दिया गया है। तो पहले सबसे पहले देखेंगे कि यह C2H5 है और ये Br है, ठीक ना, और किसके साथ क्रिया करना है, तो KOH के साथ जब क्रिया करेंगे तो कितना आसान रिएक्शन दिया गया है, K के साथ Br आ जाएगा और OH इसके पास चला जाएगा तो क्या बनेगा, C2H5 OH हो जाएगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा और उसके साथ K और Br आ जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर KBr हो जाएगा। कितना आसान पहला रिएक्शन कंप्लीट। पहला रिएक्शन जो है आपको कंप्लीट हो गया। तो एथिल एल्कोहल यहाँ पर प्राप्त हुआ और कैसे एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ एक बार और समझ लेते हैं कि यह एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म किया गया यहाँ पर तो OH इसके पास है या Br इसके पास गया तो C2H5OH प्लस KBr हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर जो है A वाला पदार्थ तो प्राप्त हो गया। A वाला पदार्थ क्या बना है, तो कहेंगे C2H5OH बन गया। अब इसका जो है ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण जब कराया जाएगा, किसके उपस्थित में ऑक्सीकरण कराएंगे, तो यह ऑक्सीकरण जो है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के उपस्थित में जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो यह O वाला इसके साथ मिल जाएगा तो बनेगा CH3COOH, यह बन जाएगा एसिटिक अम्ल बन जाएगा। अब यहाँ पर 3 है और एक 4 है, 3 और एक 4 बना और यहाँ देखेंगे 5 और एक 6 है तो यहाँ पर जो है H2O भी प्राप्त होगा, मतलब जल भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जल H2O भी प्राप्त हो जाएगा और संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 लगा लेंगे। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन देख रहे हैं 2 इसमें है, 1 ऑक्सीजन इसमें है, 3 ऑक्सीजन हो जा रहा है और यहाँ पर है कार्बन 2 है तो कार्बन 2 हो गया। हाइड्रोजन 5 एक 6 है तो 3 एक 4 4 2 6 है। दोनों पक्ष क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक ना। दोनों पक्ष संतुलित भी होना चाहिए। तो ए वाला पदार्थ क्या बनेगा और बी वाला पदार्थ क्या बनेगा आप लोग समझ गए होंगे। तो ए वाला पदार्थ क्या बना है, तो कहेंगे ए वाला जो पदार्थ बना है वह एथिल एल्कोहल बना है। क्या बना है, एथिल एल्कोहल बन गया है। और बी वाला जो पदार्थ बना है वह एसिटिक अम्ल बना है। क्या लिखेंगे, बी वाला जो पदार्थ बना है वह एसिटिक अम्ल बना है। तो उम्मीद करते हैं जो है यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एसिटिक जो है यहाँ अम्ल प्राप्त हुआ। तो रिएक्शन यहाँ पूरा लिखा गया है, मतलब यहाँ KBr भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ मेन केमिकल क्या बना, तो एथिल एल्कोहल बोला जाएगा और यहाँ पर जो है मेन क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 2 के जो है सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगले भाग में प्रश्न नंबर 3 से
आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।